Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Today we are going to start with the third chapter of class 9 chemistry, that is atom and molecules, and in this chapter we will discuss many more topics. Topic names are law of chemical combination, atom and atomic theory of matter, Dalton atomic theory, atomic symbols, atomic masses, molecules, ions, formula of molecule compound, chemical formula of ionic compound, formula mass, mole concept of percentage composition of compounds. So let's start with the first beginning of the chapter. The whole universe is composed of element, compound and mixture. यानी कि जो हमारा पूरा ही जो यूनिवर्स है वो हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर से भरा पड़ा है. At present more than 100 एलिमेंट आर नोन बट द नंबर ऑफ कंपाउंड नोन इज़ वेरी लार्ज. यानी कि 100 से ज़्यादा एलिमेंट आज मतलब खोज लिए हैं साइंटिस्टों ने, लेकिन कंपाउंड काफ़ी बड़े बड़े हैं. तो चलिए सबसे पहले हमारी हेडिंग है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. यानी कि जो कंपाउंड है हमारा वो किसके द्वारा फॉर्म होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए फॉर्म होता है डिफरेंट एलिमेंट्स में. द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट. यानी कि कंपाउंड की फॉर्मेशन जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट के द्वारा होती है इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ. यानी जो 5 बेसिक लॉ के ऊपर डिपेंड करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गेल-लसक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम. यानी हमने ये जो देखे 5 हमारे लॉ है, लेकिन इनमें से हम सिर्फ 2 लॉ पढ़ेंगे जिनका नाम है कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि यही हमारे 9th के टॉपिक और सिलेबस में कवर अप है. और जो भी आगे के लॉ होंगे वो हम 11th वगैरह या 12th में पढ़ेंगे आगे चले. सबसे पहले हमारी हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Anton Lavoisier, known as the father of modern chemistry, established the law of conservation of mass in 1774 according to this law. यानी कि एंटोन लेवोजियर जो हमारे अंकल साइंटिस्ट अंकल थे जिन्होंने क्या किया था जो कि हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उन्होंने इस्टेब्लिश किया 1774 में. और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी यानी फिजिकल और केमिकल चेंज टेक प्लेस होती है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. यानी कि टोटल रिएक्टेंट का जो मास होगा वही हमारे प्रोडक्ट का मास निकलेगा. रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं, रिएक्टेंट हमारा होता है जैसे ही कब कोई 2 एलिमेंट यानी रिएक्ट करेंगे आपस में, यानी तो हम उनको रिएक्टेंट कहते हैं. और जब भी वो रिएक्शन करके जो भी हमें मिलेगा प्रोडक्ट में हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं. तो यही होता है हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट. लेकिन आगे हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन आने वाली है. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक हो सकता है पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं. चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या हुआ है. द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन. यानी वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में हमारे पार्ट लेते हैं हम उनको रिएक्टेंट कहते हैं. एंड द सब्सटेंस फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन. और वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के बाद हमें मतलब मिलते हैं हम उनको प्रोडक्ट कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देर इज नो लॉस और गेन इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल और फिजिकल चेंज. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ना ही हमें लॉस होता है और ना ही हमें गेन होता है मास में केमिकल और फिजिकल चेंज के दौरान. इन अदर वर्ड मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. यानी अगर हम दूसरे शब्दों में इसी मतलब लॉ को अगर हम डिस्कस करें या बताएं तो यही होगा कि मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड. यानी मैटर ना तो क्रिएट करता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हैंस द लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. यानी हम इस लॉ को ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो जब हम लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो हमें क्या मिलेगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस फॉर्मिंग द प्रोडक्ट. यानी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और फॉर्मिंग द प्रोडक्ट तो रहेगा. तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड. यानी कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जब हम हीट करेंगे क्लोज्ड वेसल में यानी बंद किसी भी वेसल यानी जब भी कोई मतलब किसी बंद बर्तन में अगर हम उसको हीट करेंगे इट डिकम्पोज टू गिव 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कैल्शियम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखिए अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 100 ग्राम है अगर उसको हीट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के बाद हमें क्या मतलब ऑब्टेन होता है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा. लेकिन वो डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि 56 ग्राम तो मतलब हमारी टूट जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड में और 44 ग्राम जो है हमारा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड में रह जाएगा.
In the reaction, calcium carbonate is the reactant and calcium oxide and carbon dioxide are the product। यानी कि ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में क्या है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो तो हमारा मतलब रिएक्टेंट है, और उसको जब हीट किया है हमने, केमिकल रिएक्शन जब मतलब रिएक्शन हुई है उन दोनों के बीच में, तब जो हमें मतलब प्रोडक्ट मिले हैं तो उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कि सिंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट यानी 56 + 44 ग्राम इज इक्वल टू 100, यानी कि जब भी किसी को हम मतलब रिएक्शन में जितना भी हमारा मास होगा यानी वेट होगा, अगर हम उसकी रिएक्शन कराएं और हमें अलग से यानी दो कुछ मतलब प्रोडक्ट मिले और उसके भी जो वेट होंगे वो भी उसी के बराबर होंगे रिएक्टेंट के, इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट, द मास रिमेन्स कंजर्व, यानी जो मास है हमारा मतलब कंजर्व यानी बचा रहेगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा ना ही क्रिएट होगा। देखिए सबसे पहले हमारी सैंपल प्रॉब्लम 3.1 में क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6.0 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हमारा रिएक्ट कर रहा है 6.0 ग्राम के एथेनोइक एसिड के साथ, तो और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है हमारा 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड सम सोडियम एथेनोइट। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ सोडियम एथेनोइट। अब देखिए हमारे में ये सारी मतलब इन्होंने डिटेल्स हमें सामग्री वगैरह दे दी है, लेकिन हमें इसमें क्या पता करना है, यानी एक्सपेक्टेड वेट हमें पता करना है, वो भी सोडियम एथेनोइट का। तो चलिए हम सोडियम एथेनोइट का मतलब कि वेट देख लेते हैं क्या होता है। देखिए हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है, देखिए चलिए देखते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट है जो कि 5.3 ग्राम लिया है और उसमें हम प्लस करेंगे एथेनोइक एसिड। प्लस का यहाँ पे मतलब होता है रिएक्शन होना दोनों के बीच में। तो देखिए जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, जो हमारा एथेनोइक एसिड है वो 6.0 ग्राम है, जब दोनों के बीच में मतलब हमारा जो रिएक्शन होगा तो हमें क्या मतलब ऑब्टेन होगा, अदर में ऑब्टेन होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 2.2 ग्राम है, और वाटर में मतलब मिलेगा जो कि 0.9 ग्राम है, और हमें सोडियम एथेनोइट मिलेगा जो कि हमारा x ग्राम है। तो देखिए अब क्या होता है मास ऑफ रिएक्टेंट, हमने रिएक्टेंट का सबसे पहले हमें ना मास निकालना है, तो यानी वजन कितना है। तो देखिए 5.3 ग्राम और 6.0 ग्राम को हम प्लस कर देंगे तो हमारा 11.3 ग्राम आ जाएगा, ये हमारा रिएक्टेंट का वेट हो जाएगा यानी मास हो जाएगा। केमिस्ट्री की लैंग्वेज हम मास मतलब यूज़ करते हैं, और मास ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हमें मिला है ऑब्टेन हुआ है उसका भी मास हम देखेंगे तो 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम और प्लस x ग्राम, तो हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 3.1 प्लस x ग्राम आएगा। तो देखिए ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ना तो मतलब मैटर क्रिएट करता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट हमारा कितना दिया गया 11.3 ग्राम, और प्रोडक्ट का हमारे मास कितना दिया गया 3.1 ग्राम ऑफ प्लस x। तो देखिए जब हम एक्स को इधर लाएंगे और इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा जो सोडियम एथेनोइट का जो हमने एक्स माना था, सोडियम एथेनोइट का मतलब क्या वेट आता है हमारा 8.2 ग्राम। तो देखिए इस तरीके से कुछ हमारी सैम्पल प्रॉब्लम हमारी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए इस चैप्टर में काफ़ी सैम्पल प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि आपको मतलब काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि 9th क्लास में ये सैम्पल प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती हैं, और जो कि मतलब ये बेस होता है हमारा 9th क्लास का। अगर हमने ये नहीं सीखा तो आगे हम कुछ भी नहीं सकते। तो भाइयों देखो चलते हैं हम दूसरी वाली हेडिंग पे। हमारा दूसरी हेडिंग है वो हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। हमने सॉल्यूशन देख लिया और सैम्पल प्रॉब्लम वो भी हमने पढ़ ली। तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, चलिए चलते हैं। लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, ये हमें डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी हम जाना जाते हैं। इट वॉज गिवन बाय फ्रांच केमिस्ट जोसेफ प्राउस। यानी ये जो लॉ है वो किसके द्वारा मतलब दिया गया है, किसने कहा था, फ्रांच के जो केमिस्ट थे जोसेफ प्राउस, तो उन्होंने ये मतलब लॉ दिया है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, यानी जितना भी प्योर कंपाउंड होता है वो क्या कंटेन करता है, सेम एलिमेंट कंटेन करता है, कंबाइन इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास, और वो क्या कंबाइन भी हो जाता है सेम प्रपोर्शन बाय मास, मास के द्वारा सेम प्रपोर्शन में कंबाइन हो जाता है। इट मीन्स दैट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज डेफिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो केमिकल कंपोजिशन है कंपाउंड का वो डेफिनेट रहता है। Therefore, there is law also is known as the law of constant composition। इसलिए हम इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कह सकते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो वाटर व्हेन वो फॉर एग्जांपल वाटर वेदर फ्रॉम इंडिया यूएसए और यूरोप आइदर फ्रॉम रिवर वेल स्प्रिंग पॉन्ड एक्सेट्रा। अगर हम पानी को एक उदाहरण में लें, जैसे कि चाहे हम पानी इंडिया का ले, यूएसए का ले, यूरोप का हो, रिवर का हो, वेल का हो, स्प्रिंग का, पॉन्ड का, कहीं का भी हमारा पानी हो, और प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ टू एलिमेंट। अब चाहे हम पानी हम लेबोरेटरी में बनाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करके लेबोरेटरी में तैयार भी अगर हम करें पानी को, तब भी वो हमारे दो एलिमेंट से ही बनेगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या, एंड दीज एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। और जो हमारा हाइड्रोजन है और जो मतलब ऑक्सीजन है वो हमारा एक ही रेशियो मतलब मास पाया जाता है, 1:8 में मास के बराबर हमेशा प्रेजेंट रहता है ऑल टाइम। तो ये हमारा कुछ मतलब एग्जांपल था, यही मतलब उन्होंने समझाने की हमें कोशिश की है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। यानी कि आप मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो कहीं का भी, लेकिन उसका जो मास है वो एकदम बराबर रहेगा।
सिमिलरली द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैन बी ऑब्टेन इन मैनी वेज, यानी इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहीं से भी मतलब किसी कितने भी मतलब तरीक़ों से हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, चलिए चल पड़ते हैं। बाय बर्निंग कोल और कोक इन एक्सेस ऑफ एयर और O2, यानी हम कोयले को जलाकर और मतलब ज़्यादा मात्रा में हवा में अगर जलाएंगे तो हमें ऑक्साइड मतलब O2 हमें मतलब ऑक्साइड नहीं O2 हमें मतलब कि ऑप्टेन होगी। बाय हीटिंग लाइमस्टोन विच इज़ केमिकली CaCO3, हम लाइमस्टोन को भी हीट करके हम मतलब ऑप्टेन कर सकते हैं। बाय ट्रीटिंग वॉशिंग सोडा Na2CO3, वॉशिंग सोडा का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 होता है, जिसके हम मतलब वॉशिंग सोडा के ज़रिए भी हम मतलब कि कर सकते हैं। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हमें वॉशिंग सोडा में थोड़ा मतलब HCl डालना पड़ेगा तब उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इन द ऑल केस कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट कार्बन C एंड ऑक्सीजन O, यानी कि इन तीनों हमने जो कंडीशन पढ़ी मतलब किस किस के जरिए हम का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए दो ही एलिमेंट है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन जिन्हीं के नाम से आ रहा है, विच आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 12:32 और 3:8 बाई मास, यानी कि ये जो 12:32 या 3:8 में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं एट ऑल टाइम। देखिए अब हमारी सैम्पल प्रॉब्लम 2.2 है तो मतलब 3.2 है, उसको भी पढ़ लेते हैं। In an experiment, 2.4 gram of an oxide of iron gave 1.68 gram iron on complete reduction. In another experiment, 2.9 gram of oxide of iron gave 2.03 gram iron on complete reduction. So that these observations prove the law of conservation of mass. चलिए ये हमारा सैम्पल पेपर में क्या कह रहा है कि 2.4 ग्राम जो हमें ऑक्साइड दिया गया है आयरन के साथ और 1.6 ग्राम है, मतलब जो भी दिया है हमारा मटेरियल दिया है। चलिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है कि मास ऑफ आयरन हमें क्या दिया है, आयरन का जो मास है 1.68 ग्राम दिया है, और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो मास हमें दिया गया है मास ऑफ आयरन ऑक्साइड माइनस मास ऑफ आयरन, यानी आयरन ऑक्साइड में से अगर हम आयरन का मास कर देंगे तो ऑक्सीजन का हमें मास मिल जाएगा, तो जो कि 0.72। Therefore, the ratio of iron and oxygen in the first sample is as follow: mass of iron रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारा जो आयरन का जो मास है 1.68 है और रेशियो लगा देंगे हम, और मास ऑफ ऑक्सीजन हमारा कितना दिया है 0.72। तो अगर हम इसका डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा कि 16 डिवाइडेड बाई 0.72 रेशियो 1, तो हमारा आएगा 2.33 रेशियो 1। अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ कि मास ऑफ आयरन है वो 2.03 ग्राम है, और मास ऑफ ऑक्सीजन है वो है हमारा मास ऑफ आयरन ऑक्साइड में से मास ऑफ आयरन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 0.787 ग्राम हमारा आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ आयरन और ऑक्सीजन का हमारा जो रेशियो होगा सेकंड सैंपल में हमारा क्या होगा कि मास ऑफ आयरन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2.03 रेशियो 0.87, अगर हम इसका डिवाइड कर दें रेशियो 1 में तो हमें ऑप्टेन होगा 2.33 रेशियो 1, तो ये हमें ऑप्टेन होगा। Thus, we observe that in both the cases iron और ऑक्सीजन are present in oxide of iron, यानी कि अगर हम दोनों केसेस में देखें तो ऑक्सीजन और आयरन जो कि हमारा प्रेजेंट रहता है ऑक्साइड ऑफ आयरन में हमारा प्रेजेंट रहता है। आयरन इन कांस्टेंट रेशियो ऑफ 2.33 रेशियो 1 बाय मास। Therefore, these observation confirm that the law of constant proportion, इसीलिए हमारी जो हमने जो दो एक्सपेरिमेंट देखे ये हमारे प्रूव कर रहे हैं कि ये मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एटम एंड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी एटम और एटॉमिक थ्योरी क्या है और मैटर की क्या थ्योरी है और क्या एटम्स होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। ऑल सब्सटेंस विच वी फाइंड अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, यानी जितने भी हम मतलब कि आजकल या हम जितने भी जब तक हम देखते आ रहे हैं हमारे चारों तरफ और जितना भी हम देख सकते हैं वो सभी क्या एक मैटर है। जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था मैटर क्या होता है, all things which are around us, that is called matter, either living or non-living. So I hope you understand that what is matter actually. If we go on dividing matter, we shall get smaller and still smaller particle of matter, but ultimately a stage is reached when the particle of matter cannot be divided further. यानी कि अगर हम मैटर को अगर डिवाइड करें यानी उसको तोड़ते जाएं, ये देखिए यहाँ पे मतलब कि इस चैप्टर में ये एटम एंड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में कुछ मतलब पार्ट वहाँ का मतलब पहले वाले चैप्टर का ले लिया गया है। तो देखिए अगर हम मैटर को कितना भी तोड़ते जाएंगे उसकी एक ऐसी स्टेज आएगी जिस वक्त वो तोड़ने लायक नहीं रहेगा, मतलब हम उसके और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द कंसेप्ट दैट मैटर इज कम्पोज ऑफ डिस्क्रिएट यूनिट दैट कैन स्मॉलेस्ट डिस्क्रिएट यूनिट मैटर परमाणु एटम, यानी कि अब हमारा क्या है देखिए यहाँ पे दिया गया है कन्नड़ एन एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर
कॉल्ड दिस स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ मैटर परमाणु। यानी कि जो इंडिया के जो हमारे कन्नड़ थे, जो कि एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे, जिन्होंने जो छोटी छोटी मतलब जो पार्टिकल्स ऐसी स्टेज आ जाती है, उस पार्टिकल को हम ब्रेक नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को उन्होंने, उस यूनिट को, उस मैटर को उन्होंने क्या मतलब नेम दिया, परमाणु। दैट इज़ कॉल्ड एटम। उन्होंने परमाणु बोला है। द न्याय एंड वैसाखी स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप आइडिया ऑफ हाउ परमाणु कंबाइन इनटू मोर कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। यानी जो न्याय और वैसाखी स्कूल्स होते हैं, वो क्या डेवलप करने, मतलब उन्होंने क्या सोचा है कि आइडिया, हाँ परमाणु कैसे कंबाइंड हो, ज़्यादा ऑब्जेक्टों में कैसे कंबाइंड हो। द रेफरेंस ऑफ एटम इन द वेस्ट इमर्ज मच लेटर फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर ल्यूसिपस। यानी कि जो रेफरेंस दिया गया हमें एटम का, जो कि वेस्ट इमर्ज है, जो कि लेट ग्रीक फिलोसफर ने मतलब बाद में डिस्कवर किया था, ल्यूसेप एंड इज स्टूडेंट डेमोक्रेटिस। ल्यूसेप और उनके स्टूडेंट यानी जो शिष्य हैं डेमोक्रेटिस। द वर्ड एटम फॉर दीज डिस्क्रिएट स्मॉल पार्टिकल्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस coined by Democrat in 400-500 BC. Atomos meaning unquotable, although the Indian and Greek concept of atom are abstract, are based purely on philosophical ideas rather than experiment observation. The modern science has retained the same atom coined by Democrat. देखिए इतना सामने हमने एटम और एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ लिया। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट है हमारी वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स के जॉन डाल्टन इज अ साइंटिस्ट, यानी वॉज अ साइंटिस्ट नॉट एट अ साइंटिस्ट। जॉन डाल्टन क्या थे, साइंटिस्ट थे। जॉन Dalton used two fundamental law of chemical combination, the law of conservation of mass, law of constant proportion as the basis of his atomic theory. डाल्टन मतलब जॉन डाल्टन ने क्या किया था, उन्होंने दो मतलब कॉम्बिनेशन के, केमिकल कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, जो थे हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये हमारे थे कुछ लॉ। चलिए हम फर्स्ट मतलब पहला हम पढ़ लेते हैं, उनके अजम्पशंस क्या रही थी। ऑल फॉर्म ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी जितने भी फॉर्म ऑफ मैटर है वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए, हम उनको एटम कहते हैं। एन एटम कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। और जो हमारा एटम है हम उसको काफ़ी हद तक तोड़ सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल प्रोसेस। और जो एटम होता है हमारा मतलब केमिकल प्रोसेस में ना ही क्रिएट करता है ना ही डिस्ट्रॉय करता है। इसका मतलब उनका वेट जो होता है इक्वली रहता है। The atom of one element of different from those of any other element. For example, the atom of different element can be distinguished from each other by the different masses. यानी अलग अलग मास के जो एलिमेंट होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, लेकिन एक ही मास के डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। यानी जो एटम होते हैं हमारे डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन मतलब कि कंपाउंड एटम में हमारे कंबाइन हो सकते हैं ऑफ न्यू सब्सटेंस, और फॉर्म कर सकते हैं कोई भी न्यू सब्सटेंस। दस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। यानी डाल्टन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कहें तो जो हमारा मतलब कि एलिमेंट होता है वो काफ़ी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड एंड दैट रिटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। और ना ही वो मतलब ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं, उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और रिटेन रहेगा एक मतलब एक बराबर ही रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ेगा और ना ज़्यादा मतलब उसमें चेंजेस आएंगे काफ़ी सारे। चलिए कुछ और पढ़ लेते हैं मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मतलब कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मास के अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे मतलब अपनी एटम मतलब थ्योरी को रिप्रेजेंट किया, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या मतलब उन्होंने थ्योरीज को मतलब कैसे किया, और उनके ड्रॉबैक क्या थे, मतलब कमजोरी मतलब नकार क्या क्या मतलब कमजोरीज रही थी उनकी, वो भी देखते हैं। चलिए चलते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। According to Dalton atomic theory, every matter is composed of atom and the atoms can neither be created nor destroyed. यहाँ तक तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि जितना भी मैटर होता है वो एटम के मतलब कंपोज के जरिए बना, और जो भी एटम है ना ही वो क्रिएट करता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय करता है। Therefore, the number of various types of atom in the product of chemical reaction must be same as the number of all type of atom in the reaction. ठीक है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, तो देखिए उसी के बिहाफ में उन्होंने कैसे कुछ किया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम। यानी प्रत्येक जो एलिमेंट है वो एकदम एटम से बना हुआ है। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर इन होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड न्यू सब्सटेंस। यानी जो भी हमारा एलिमेंट होता है डिफरेंट एलिमेंट होता है, वो अगर कंबाइन करें एक दूसरे के साथ तो क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म कर लेता है न्यू सब्सटेंस में।
The compound atom of particular substance have same mass and property as the number and kind of atom of each element in the compound atom are fixed. There will be definite ratio of masses of the constituent element in a compound. This is the law of constant proportion. यही था उनके अकॉर्डिंग बिहाफ पे किस तरीके से उन्होंने किया. अब चलिए हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक ऑफ ए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हमारे क्या क्या ड्रॉबैक मेजर निकले थे. द assumptions that atom is indivisible is no longer true. यानी जो उनका assumption था, उनका जो मानना था कि जो हमारा मतलब कि एटम होता है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब काफ़ी हद तक वो उनका जो ये assumption था वो मतलब ट्रू नहीं था, काफ़ी लॉन्गर ट्रू नहीं था. एन एटम कैन बी डिकम्पोज इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. यानी जो डाल्टन थे उन्होंने मतलब क्या सोचा था कि हम मतलब किसी भी मैटर को अगर हम ब्रेक करते हैं ब्रेक करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे वो मतलब ब्रेक होना मतलब बंद हो जाएगा और हम उसे देख नहीं सकते और उसके अंदर कुछ नहीं होगा. लेकिन ये जो उनकी जो थ्योरी थी वो पूरी की पूरी गलत थी, क्योंकि मतलब कि जो भी मतलब पार्टिकल जो होता है वो टूटता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिकम्पोज होता है. तो क्या होता है कि मतलब उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 चीज़ होती हैं. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. यानी जो भी सेम एलिमेंट है एटम में वो ज़रूरी नहीं कि वो भी मतलब पूरा आइडेंटिकल ही हो. द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास. यानी जो सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो शायद उनके डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल में ले, अगर हम क्लोरीन कंसिस्ट 2 टाइप के एटम कंसिस्ट करते हैं क्लोरीन, रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ 35 एंड 37. सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास आर कॉल्ड आइसोटोप. अब देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं. सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास, यानी एलिमेंट सेम हो लेकिन उसका मास डिफरेंट हो. जैसे कि क्लोरीन 17 और क्लोरीन 35 ही होती है. क्लोरीन यानी एलिमेंट तो सेम है लेकिन इनको दोनों का मास मतलब अलग अलग होता है, तो इन्हीं को हम आइसोटोप्स कहते हैं. और देखिए आगे चल के अगर हम आइसोबार्स की हेडिंग को पढ़ें तो देखिए डिफरेंट एलिमेंट होता है और सेम एटॉमिक मास होता है, हम उसको आइसोबार्स कहते हैं. एटम इज़ नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल. एटम और मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. यानी जो हमारा एटम है वो जो मैटर है वो भी हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. ई इज इक्वल टू mc². यानी कि ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी, और एम क्या है, हमारा मास, और सी क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट. Dalton's atomic theory fails to explain how and why different elements combine with each other to form compound atom. यानी यही हमारी डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी. वो इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि वो नहीं बता पाए थे कि एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और कंपाउंड एटम क्यों फॉर्म करते हैं. चलिए अब हमारी देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है. हेडिंग क्या मतलब वो सब हेडिंग है लेकिन देखिए क्या है, व्हाट इज़ एन एटम. एटम क्या है, चलिए पढ़ते हैं. वह एटम हमारा क्या है. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम. यानी जितना भी हमारा बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है वो सारा हमारा एटम कहलाता है. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट. यानी जो भी एटम है वो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड स्टिल रिमेन ऑल द कैरेक्टर्स प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. जो कि मतलब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इसको, वो बराबर ही रहता है. चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी, हाउ बिग आर एटम्स. एटम्स कितने बड़े होते हैं. थ्रू द एटम ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ डिफरेंट साइज. यानी एटम का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट साइज होता है. तो देखिए एन एटम इज़ द मतलब कि दे ऑल आर एक्सट्रीमली स्मॉल. और जो एटम होते हैं वो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं. छोटे होते हैं वैसे तो. द आइडिया ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ द एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फैक्ट दैट 1 centimeter स्पेस कैन अकोमोडेट अबाउट 1 million atoms of hydrogen H end to end in a line. Normally atom do not exist independently but are found in combined state. यानी जो एटम होते हैं मतलब फ्रीली नहीं होते लेकिन combined state में फाइंड आउट होते हैं. Yet we have method to compute their sizes. The size of an atom is normally indicated by its radius which is called atomic radius. हम एटम्स का साइज हम इसलिए भी मतलब क्लेरिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसके रेडियस के बिहाफ पे भी हम कर सकते हैं. इट इज़ approximately defined as the distance between the center of the nucleus and the outermost electron of the atom of element. Hydrogen atom is the smallest atom and the radius of the outer of the 0.53 multiplied 10 to the minus 10 meter or 37 pm. 1 picometer pm is equal to 10 to the minus 12 meter. देखिए हमने ये सारा मतलब ये एटम क्या होता है और बेगा एटम कितने बड़े होते हैं ये हमने सब कुछ मतलब पढ़ लिया. हमने उनके बिहाफ पे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो भी हमने पढ़ लिया. चलिए मतलब कि आगे बढ़ते हैं. आगे क्या मतलब कि लिखा हुआ है, एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई. और जो हमारे एटम्स होते हैं वो काफ़ी मतलब कि छोटे होते हैं जो कि हम एक नेकेड आई से नहीं देख सकते. और इवन बाय अ पावरफुल माइक्रोस्कोप.
और वो इतने छोटे होते हैं कि हम जहाँ तक कर भी मतलब कि पावरफुल माइक्रोस्कोप ग्लासेस के द्वारा भी हम उसे नहीं देख सकते. It is only within the last few years that technique have been developed which can render individual atom visible. यानी कि अब कुछ ही मतलब सालों में ये मतलब एक ऐसी ऐसी टेक्निक साइंटिस्टों ने मतलब डिस्कवर की है जिनके ज़रिए हम इंडिविजुअल से इंडिविजुअल एटम को हम विजिबल कर सकते हैं, यानी इनविजिबल को भी हम विजिबल कर सकते हैं. जो एटम हमें नहीं देख सकता माइक्रोस्कोप के ज़रिए, वो आज टेक्निकों की वजह से आज हमें देख सकते हैं उस एटम्स को. वन सच इंस्ट्रूमेंट डेवलप इन 1981 इज़ कॉल्ड स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप STM. यानी एक जो मतलब कि आया था मतलब STM जो कि स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप जो कि मतलब एटम को डिटेक्ट करता है, वो 1981 में डिस्कवर हुआ था साइंटिस्ट के द्वारा. दिस कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द एलिमेंट शोइंग एटम एज शोन इन फिगर 1.3. यानी एक ऐसा मतलब ग्लास है, ऐसा मैग्नीफाइंग इमेज कर देता है एटम की जो कि हमें दिखाता है एकदम साफ साफ, जैसे कि आप फिगर 3.1 में देख सकते हैं. We might think that if atoms are so small in size, why should we take care of them? This is because the entire universe is made up of atoms. Though we might not be able to see them, they are constantly affecting us all and every day. देखिए अब हमने ये पढ़ लिया मतलब कि बेसिकली नॉलेज थी. देखिए अब हमारी जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक सिंबल्स. यानी एटॉमिक सिंबल्स क्या होते हैं. तो देखिए अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी एटॉमिक सिंबल्स. यानी एटॉमिक सिंबल्स होते क्या हैं. तो अ सिंबल इज़ अ करेक्टर और फिगर दैट रिप्रेजेंट एन आइडिया. यानी सिंबल और मतलब फिगर. सिंबल क्या होता है. सिंबल वो कैरेक्टर होता है जो कि किसी के फिगर को मतलब रिप्रेजेंट करे या कोई भी आइडिया हमें आइडियोलॉजिस्ट करे, हमें कोई भी आइडिया हमारे माइंड में क्रिएट करे. जैसे हम सोचे जीरो, और ज़ीरो का जो सिंबल होता है एकदम गोल होता है एज अ सर्कल, सर्कल की तरह वो हमारा सिंबल होता है. लेकिन अगर हम उसको माइंड में देखें सोचें तो वो एक आइडिया की तरह रिप्रेजेंट होगा कि हाँ गोल होगा. आइडिया, वर्ड, ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल एस, और उसमें अगर ये ऊपर से डंडा लगा दें हम तो इज़ द सिंबल फॉर डॉलर. ये एस जो होता है वो डॉलर का सिंबल होता है. एल्केमिस्ट ऑल्सो कॉल्ड फायर फिलोसफर वर एंशिएंट केमिस्ट हु यूज स्ट्रेंज सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट. यानी एल्केमिस्ट ने क्या किया था कि जो मतलब कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेंज सिंबल का यूज़ किया था. द मोटिव बिहाइंड दिस वॉज टू कीप द नॉलेज सीक्रेट. और उनका जो मतलब मुद्दा था वो एकदम स्ट्रेंज सिंबल को क्यों उन्होंने रिप्रेजेंट किया एलिमेंट को दर्शाने के लिए, वो उनका जो मोटिव था वो ये मोटिव था कि उनका वो सीक्रेट एकदम बना रहे. मोस्ट ऑफ द सिम्बल्स हैव माइथोलॉजिकल ओरिजिन. और जो भी मतलब बहुत सारे सिंबल्स का जो मतलब ओरिजिन है वो माइथोलॉजिकली ओरिजिन है. देखिए गोल्ड का जो सिंबल होता है वो देखिए सर्कल के अंदर पॉइंट होता है. कॉपर का जो सिंबल होता है सर्कल के ऊपर प्लस का साइन होता है. ऐसे ही है लेड, मरकरी, आयरन, टिन, सिल्वर, सल्फर, इस सारे के अलग अलग सिंबल्स होते हैं. अब देखिए हम डाल्टन सिंबल्स, अब जो डाल्टन के जो सिंबल्स थे हम वो पढ़ रहे हैं. जॉन डाल्टन फॉलो एल्केमिस्ट इन रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट पिक्टोरियली विद द हेल्प ऑफ सर्कल. यानी डाल्टन ने क्या किया था एल्केमिस्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने उन्हीं के जैसे एल्केमिस्ट ने रिप्रेजेंट किए थे एलिमेंट उनके बिहाफ में डाल्टन ने उन्हीं को फॉलो करते हुए और पिक्टोरियल हेल्प की सर्कल्स की मदद से मतलब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी. He made an important advance of letting the symbols design it in single atom of the element. The atom of different element were differentiated by different marking of the circle. यानी जो भी एटम डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करे जाते हैं मार्किंग सर्कल की डिफ्रेंशिएट मार्किंग की वजह से. द कंपाउंड एटम लेटर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स व सिम्बलाइज्ड बाय ग्रुप सर्कल. यानी जितने भी जो हमारे एटम्स हैं कंपाउंड एटम वो सभी मॉलिक्यूल्स जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब सभी के सिंबल्स एटम मतलब सभी जितने भी सिंबल्स हैं वो सभी अलग अलग हैं. जैसे हाइड्रोजन का सिंबल अगर हम देखें तो सर्कल के अंदर गोल है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का सिल्वर, इन सभी के जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग हैं सब. अब देखिए कार्बन, सल्फर, लेड, फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, मरकरी, आयरन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, डिसल्फाइड, ये जितने भी ये दिए गए हैं एलिमेंट्स वगैरह इन सब के जो सिंबल्स हैं वो काफ़ी मतलब डिफ्रेंशिएटेड हैं. देखिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आती है हमारी बर्जिलियस एटॉमिक सिंबल्स. यानी बर्जिलियस भी का हमारे साइंटिस्ट थे और जिनका मतलब एटॉमिक सिंबल क्या था बर्जिलियस एटॉमिक सिंबल. चलिए पढ़ते हैं. द स्वदेशी साइंटिस्ट जे बर्जिलियस, यानी वो स्वदेशी साइंटिस्ट थे जे बर्जिलियस, proposed in 1830 that chemical symbols of the elements should be based on the Latin or Greek name. या उन्होंने क्या प्रपोज किया था, उन्होंने प्रपोज किया था कि जो भी मतलब केमिकल सिंबल्स होते हैं एलिमेंट के वो किस पे बेस्ड होते हैं, लेटिन या ग्रीक नेम पे वर्ड मतलब बेस्ड होते हैं. अ प्रपोजल जनरली अडॉप्टेड.
वाइल पुटिंग फॉरवर्ड इस सिस्टम ऑफ एटॉमिक सिंबल्स ही प्रपोज, यानी कि जब उन्होंने अपना सिस्टम फॉरवर्ड पुटिंग किया एटॉमिक सिंबल्स को, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने ये प्रपोज किया कि इट इज़ ईजियर टू राइट एन एब्रीविएट वर्ड रादर देन टू ड्रॉ फिगर, या उन्होंने ये मतलब प्रपोज किया कि ये आसान है, हम किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं बजाय उसके मतलब फिगर को क्रिएट करिए या बनाए हुए। आई सेल देयरफॉर टेक फॉर द केमिकल साइन द इनिशियल लेटर ऑफ द कॉमन लेटर और ग्रीक नेम ऑफ ईच chemical element. Thus, the element or the atom of hydrogen was assigned symbol H, oxygen O, nitrogen N, carbon C, sulfur X, etc. तो इसका मतलब क्या हुआ कि चलिए देखिए आगे अब क्या होता है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि जो एलिमेंट ऑफ एटम का होता है हाइड्रोजन वॉज असाइन बाय द सिंबल, हाइड्रोजन को H से सिंबलाइज किया जाता है, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, कार्बन को C से और सल्फर को S से डिनोट किया जाता है। तो ये तो हमारे कुछ सिंबल्स थे जिनको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं क्या होता है। इफ़ द फर्स्ट लेटर बी कॉमन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, यानी कि अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट का पहला जो लेटर है अगर वो कॉमन हो, आई शैल यूज बोथ द इनिशियल लेटर एंड द फर्स्ट लेटर दे डू नॉट हैव इन कॉमन। इसका मतलब मैं दोनों लेटर्स को, इनिशियली जो लेटर्स होंगे हम उनको कॉमन नहीं कह सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम स्टार्ट विद द सेम लेटर। अगर इसका मतलब कि उदाहरण आपको समझना है तो देखिए हाइड्रोजन और जो हीलियम है उसका मतलब कि सेम सिंबल सेम स्टार्टिंग एच से स्टार्ट होता है, विद द सेम लेटर एच से हीलियम और एच से हाइड्रोजन हमारी स्टार्ट होती है। देयरफॉर एटम ऑफ द एलिमेंट हीलियम आर डिनोटेड बाय द सिंबल एच ही, और जबकि हमारा जो एटम होता है मतलब कि हीलियम का जो हम डिनोट करते हैं सिंबल वो एच ही होता है। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स और केमिकल सिंबल, यानी ये तो हमारे कुछ पहले के सिंबल्स थे, लेकिन आज के जो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स और केमिकल सिंबल्स है वो देखते चलिए पढ़ते हैं। अ केमिकल सिंबल इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन डिराइव्ड फ्रॉम द साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल एलिमेंट, यानी जो केमिकल सिंबल्स होते हैं वो शॉर्ट हैंड नोटेशंस होते हैं जो कि साइंटिफिक नेम के द्वारा डिराइव किए जाते हैं केमिकल एलिमेंट में। मॉडर्न सिस्टम मोर और लेस फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द बर्जिलियस सिस्टम, यानी हमारा जो मॉडर्न सिस्टम है आज का जो एटम मतलब सिंबल से रिलेटेड वो मतलब बहुत ही कम मतलब बर्जिलियस सिस्टम की जो गाइडलाइंस होती हैं वो उनको फॉलो करता है। इन केस द फर्स्ट लेटर इज सेम ऑफ टू और मोर एलिमेंट अ लेटर टू सिस्टम इज यूज अ सिंबल फॉर सच एटम, यानी ये जो फर्स्ट लेटर होता है सेम होता हो दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेम वो पहला लेटर एटम का, तो दो लेटर सिस्टम इज यूज इन सिंबल, और दो हम उसमें दो लेटर सिस्टम यूज करते हैं उस सिंबल में। नॉर्मली द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट और एटम इज द इनिशियल लेटर ऑफ इट्स कॉमन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम। द लेटर इज रिटन एज अ कैपिटल लेटर अपरकेस। फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज एन, फॉर पोटेशियम इज के एंड कैलियम लैटिन, एंड फॉर टंगस्टन इज डब्ल्यू फ्रॉम वोल्फॉग और जर्मन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन सी, कैल्शियम सी ए, कैडियम सी डी, क्लोरीन सी एल, कोबाल्ट सी ओ, कॉपर सी यू, क्रोमियम सी आर और सीजियम सी एस एंड क्यूरियम सी एम, यानी जो हमारे ये कार्बन, कैल्शियम, कैलियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम, सीजियम और क्यूरियम इन सब के जो सिंबल्स हैं वो सारे अलग अलग हैं। देखिए अब आप नीचे देख सकते हैं टेबल 3.1 में सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट, यानी यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं कुछ, तो आप देखिए इनको याद भी कर सकते हैं। याद क्या आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि 9th क्लास से स्टार्टिंग बिगिनिंग होती है हमारी केमिस्ट्री की। तो देखिए एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar और एंटोनियम में बेरियम, बोरोन, ब्रोमाइन, कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट, क्लोरीन, ये सभी के हमारे सिंबल्स दिए गए एलिमेंट। और देखिए यहाँ पे आयरन, लेड, मैग्नीशियम, मर्करी, नियोन, ये सब हमारे मतलब कि सारे केमिकल्स के मतलब एलिमेंट है और इन सभी के हमारे जो सिंबल्स हैं। नाउ डे IUPAC, यानी आजकल जो IUPAC होता क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC अप्रूव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। आज हमारी जो IUPAC है, यानी IUPAC एक ब्रांच है, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें इंटरनेशनली यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, इसमें क्या है मतलब प्योर अप्लाई केमिस्ट्री अप्लाई होती है। और इसमें क्या है कि आजकल जो सिंबल्स और जो नेम्स हो रहे हैं उनको प्योरली न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट जितने भी हमारे हुए हैं वो सभी इसमें अप्लाइड हो रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द केमिकल सिंबल्स, हमारे केमिकल सिंबल्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं चलिए पढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर सिंबल रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी जो हमारे जो एलिमेंट का जो सिंबल होगा हमें वही मतलब कि पर्टिकुलर सिंबल रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी प्रत्येक एलिमेंट पर्टिकुलर जो एलिमेंट होगा वो पर्टिकुलर सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। इट रिप्रेजेंट ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और ये हमें रिप्रेजेंट करेगा एक ही एटम में एलिमेंट का। It represents a definite mass of the element which is equal to the atomic mass of the
एलिमेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा डेफिनेट मास, रिप्रेजेंट करता है हमें एलिमेंट का, जो कि एटॉमिक मास के बराबर होता है एलिमेंट के। द केमिकली फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड आर रिटन विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक सिंबल। हमारे जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं कंपाउंड के, वो हमारे एटॉमिक सिंबल्स के जरिए लिखे जाते हैं। तो ये तो कुछ थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल सिंबल। देखिए जो हमारी अब जो नेक्स्ट हेडिंग है उसका नाम है एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा जो एटॉमिक मास क्या होता है। आफ्टर द सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि जो हमारे डाल्टन साइंटिस्ट थे उनकी एटॉमिक थ्योरी की सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट जब हो चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ था, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अरोज वॉज, यानी उठा एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप हुआ था उस टाइम। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल मासेस ऑफ एटॉमिक ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि रिलेशनशिप क्या है एक्चुअल मासेस ऑफ एटॉम डिफरेंट एलिमेंट के बीच का एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है। द प्रॉब्लम वॉज नॉट टू नो द मास ऑफ अ सिंगल एटॉम of an element, because it was well recognized that to consider the mass of an atom in gram, for example, would mean to deal with extremely small number. Example, an atom of hydrogen weighs 0.00000000167 gram। तो मतलब ये क्या है कि द एक्चुअल क्वेश्चन वॉज हाउ हैवी एन एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज इन कंपैरिजन विद एन एटम ऑफ अनदर, यानी जो हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन वो पुटअप हुआ था कि मतलब जो भी एटम है वो कितना हैवी होता है एज कम्पेयर टू अदर एटम के, मतलब अगर हम एक एटम की अगर किसी दूसरे एटम की तो मतलब उसमें अपेक्षा में तुलना करें तो कितना हैवी होगा। चूजन एज अ स्टैंडर्ड इनिशियली हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम, यानी जो हाइड्रोजन होता है वो लाइटेस्ट एटम होता है, वॉज चूजन एज स्टैंडर्ड एंड इट वॉज एब्रेटरली असाइन अ मास ऑफ 1, यानी ये एब्रेटरली असाइन हुआ था मास ऑफ 1। द अदर एटम वर असाइन मास रिलेटिव टू द हाइड्रोजन, यानी जो अदर एटम्स को जो मासेस असाइन हुए थे वो हाइड्रोजन के रिलेटिव में हुए थे एटम में। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी जो हमारा एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, इज दैट नंबर विच शो हाउ हैवी एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कंपेयर्ड टू एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो हमारा एलिमेंट का एटॉमिक मास का एलिमेंट का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो नंबर पे डिपेंड करता है कि विच शो हाउ हैवी ऑफ एटम, यानी हमारा जो एटम होता है वो कितना हैवी होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट एज कम्पेयर टू एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम उसको हाइड्रोजन के एटम से कंपेयर करें तो। एटॉमिक मास यूनिट, अब हमारी जो एटॉमिक मास यूनिट होती है देखते वो क्या होती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी एटॉमिक मास यूनिट में हम पढ़ रहे हैं, in the beginning of the 20th century oxygen atom was chosen as the standard because oxygen combined with most of the element, यानी कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में ऑक्सीजन एटम को हमने चूज़ किया था, वो इसलिए चूज़ किया था कि क्योंकि जो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है यानी कंबाइन मिक्स हो जाता है विद द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन नेचर, यानी ऑक्सीजन जो होता है हमारा अक्सर का मतलब कंबाइन हो जाता है हमने फ्री नेचर में अगर हम फाउंड करें तो। द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन नेचर वॉज टेकन टू बी 16.000 and 1/16 of the mass of an atom of oxygen was taken as atomic mass unit AMU। AMU की फुल फॉर्म हमारी होती है एटॉमिक मास यूनिट। इन 1961 यानी 1961 में IUPAC अडॉप्ट यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट U और डाल्टन DA। Carbon 12 isotopes of carbon has been chosen as the reference and its atom is assigned a mass of exactly 12U। Thus unified atomic mass unit U is equal to 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि इन 1961 में क्या हुआ था, जो IUPAC यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट ने यू को और डाल्टन DA एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, उन्होंने ये असाइन कर लिया था कि एटॉमिक मास की कार्बन है, ये कार्बन के 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो देखिए वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ C12 एटॉम डिवाइडेड बाई 12। एब्सोल्यूट मास ऑफ C12 एटॉम इज इक्वल टू 1.9924 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20। तो देखिए वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.9924 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास में हम पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ द एटम, यानी जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो एवरेज मास ऑफ एटम है ऑफ एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन, यानी एक कार्बन 1/12 मास ऑफ का एक कार्बन का एटम का जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास है एवरेज मास ऑफ एटम का एलिमेंट का।
देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ए आर, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास को हम ए आर से डिनोट कर लें, इक्वल टू एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट 1/12 मास ऑफ वन, देन वन एटम ऑफ C12 एटम, डिवाइड कर देंगे। द वर्ड एवरेज इन द अबव डेफिनेशन इज यूज्ड बिकॉज most of the element as they occur in nature consist of isotopes and their all atom of the element do not have the same mass। यानी कुछ जो मतलब कि आइसोटोप्स होते हैं वो नेचर में अकर होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में अकर होते हैं, एंड देयरफॉर ऑल एटम ऑफ द एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम मास। और जहाँ तक कि जितने भी एटम होते हैं एलिमेंट्स के वो काफ़ी सेम, मतलब कि सभी के सेम मास नहीं होते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट आर गिवन इन टेबल 3.2। देखिए अब नेक्स्ट हमारी जो टेबल है वो 3.2 है, जिनमें आप देखने वाले हो कुछ एलिमेंट्स। देखिए नेम दिया है एलिमेंट का, सिंबल्स भी इसमें दिए गए हैं और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू भी दी गई है, उनके मासेस भी दिए गए। देखिए हाइड्रोजन नेम है हमारा हाइड्रोजन, उसका सिंबल है H, और उसकी जो रिलेटिव एटॉमिक मास में जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 1.008 होती है, और उसका कॉमनली यूज्ड वैल्यू क्या होती है 1.0। ऐसे ही हमारे कुछ नेम्स दिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। देखो सिलिकॉन्स का जो सिंबल होता है वो ऐसा ही होता है, फॉस्फोरस का होता है P, गोल्ड का AU, सिल्वर का AG, कॉपर का CU, और सोडियम का Na, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का, मतलब जितना भी ये सिंबल्स वगैरह होते हैं वो सारे ही मतलब कि सिंबलाइज किए गए हैं किसी न किसी अल्फ़ाबेट के ज़रिए से। देखिए हमारी जो हेडिंग है वो है ग्राम एटॉमिक मास, जैसा कि मैंने आपको हेडिंग्स उस समय बताई थी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो देखिए अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी ग्राम एटॉमिक मास। चलिए हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। हमने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास। जब हमारा एटॉमिक मास एलिमेंट का ग्राम मतलब एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस्ड करें हम उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे हम कहें कि 1 किलो है, कोई भी चीज़ 1 किलो, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें ग्राम में तो हम उसको कहेंगे 1000 ग्राम्स। तो इसी तरीके से यही है व्हेन वी रिप्रेजेंट एटॉमिक मास एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U, देयरफॉर द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। Also number of gram atom is equals to mass of element in gram atomic mass of the element। Now our next heading is molecule। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो है हमारी मॉलिक्यूल्स। तो चलिए मॉलिक्यूल्स में पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है मॉलिक्यूल। चलिए लेट्स स्टार्ट। नॉर्मली एटम आर रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट द एटम ऑफ इनर्ट गैस नोबल गैस। यानी कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी आज़ाद नहीं रहते वो इंडिपेंडेंट जो हमारे एटम्स होते हैं। और अगर एटम की जो इनर्ट गैस होती है हम उसे एक्सेप्शन में है वो हमारे द एटम ऑफ हीलियम, यानी हीलियम का जो एटम होता है He, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr एक्सेट्रा, यानी काफ़ी सारी गैसेस होती हैं कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बट वॉट अबाउट द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ये सारी जो गैसेस होती हैं जैसे कि मतलब ये हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी हमारी गैसेस होती हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन वॉट अबाउट द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, यानी हमारा जो एटम होता है अदर एलिमेंट वो क्या होता है। द एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, यानी जो हमारा एटम होता है और सेम एटम का डिफरेंट एलिमेंट होता है मे कंबाइंड टुगेदर, शायद मतलब मिल जाए, गेट बाउंडेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जो हमारा जो एटम होता है वो मतलब बाउंडेड हो सकता है टुगेदर एक साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे एटम्स के अंदर, तो उसकी वजह से वो मतलब जुड़ सकता है। जैसे जैसे मान लीजिए आप, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और जो मॉलिक्यूल होता है वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द, अब चलिए देखते हैं हेडिंग क्या होता है, दैट व्हाट इज मॉलिक्यूल। इफ एनीबडी आस्क्स टू यू दैट व्हाट इज मॉलिक्यूल देन यू विल बी एबल टू हैव मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, यानी मॉलिक्यूल्स वो छोटा पार्ट होता है एलिमेंट का और कंपाउंड का भी, दैट इज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जिसके पास सभी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट और कंपाउंड की जो कि एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। अगर आपको बोलना है मॉलिक्यूल तो आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
मॉलिक्यूल आर टू टाइप, यानी दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल एलिमेंट का। तो देखिए मॉलिक्यूल यानी ये जो वर्ड है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होता कैसे है, आप मॉलिक्यूल को सिंपल भाषा में समझ लीजिए। जैसे पानी है तो पानी बूंद बूंद से बना है, यानी ड्रॉपलेट से बना है। तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो बूंद बूंद होती हैं, कहते हैं ना बूंद बूंद से गला पड़ता है, तो जो बूंद बूंद होती है हम उन्हीं बूंद को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उन बूंदों के अंदर भी छोटे 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 होते हैं, हम उनको भी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यही हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। अ राउंड शेप विच इज कंटेन स्मॉल शेप साइज, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। बट दिस इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन विच आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज एक्चुअल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। देखिए हमने दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। यानी जो हमारे एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी हमारे जो एलिमेंट्स का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी दो और दो से ज़्यादा एटम होंगे, वो ही सेम एलिमेंट होंगे, उन्हीं से हमारे कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो हमारा वाटर का जो मतलब मॉलिक्यूल होता है H2 यानी वाटर का, वो हमारे दो हाइड्रोजन से बनता है, H2 हाइड्रोजन से बनते हैं। सिमिलरली वी हैव मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन O3 एक्सेट्रा। ऐसे हमारा जो ऑक्सीजन है वो दो ऑक्सीजन से बनता है, और ओजोन होती है हमारी तीन ऑक्साइड से बनता है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी भी काफ़ी मतलब डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पर जो भी मतलब ब्लैक ब्लैक में आपको दिख रहा है वो सारी जो है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं हम उसको एटोमिसिटी कहते हैं। द एटम ऑफ द मोस्ट नॉन मेटल कंबाइन टू फॉर्म डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल, यानी अधिक से क्या नॉन मेटल होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। सच मॉलिक्यूल कंटेन टू और मोर एटम ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यानी कुछ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मतलब कंटेन करते हैं। जैसे गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी जितनी भी गैसेस है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। फॉस्फोरस येलो फॉर्म डिस्क्रिएट P4 मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 एटम ऑफ फॉस्फोरस, यानी जो फॉस्फोरस होता है वो येलो होता है, वो क्या करता है P4 मॉलिक्यूल डिस्क्रिएट करता है, और जिसका वो एक प्रत्येक जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 एटम फॉस्फोरस कंटेन करता है। एटोमिसिटी ऑफ येलो फॉस्फोरस इज 4, और जो हमारी एटोमिसिटी है वो फॉस्फोरस की वो 4 है। सल्फर एग्जिस्ट S8 मॉलिक्यूल, जो सल्फर है वो S8 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। ये तो कुछ हमारे मतलब जैसे कि मैंने आपको तीन मतलब ये गैसेस के बारे में पढ़ाया। देखिए चलिए अभी आगे और पढ़ते हैं। देखिए आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ H2, यानी जो सर्कल में आपको जो H दिख रहे हैं वो दो H है इसलिए H2। देखिए हम पढ़ते हैं एलिमेंट लाइक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, यानी जो हमारा कार्बन होता है एलिमेंट वो डायमंड की फॉर्म में हो एंड ग्रेफाइट की फॉर्म में exist as giant molecule in which a very large number of carbon atoms are bounded together in a particular way। यानी कि जो हमारा कार्बन होता है डायमंड और ग्रेफाइट की मतलब फॉर्म में वो क्या करता है, जाइंट मॉलिक्यूल में फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कार्बन से काफ़ी सारे एटम्स बाउंड होते हैं। Recently, a form of carbon has been discovered with the formula C60. It is known as Buckminster fluorine. It is also called buckyball। यानी हालांकि हाल में अभी मतलब कार्बन क्या है डिस्कवर हो चुका है, उसका फॉर्मूला C60 बन चुका है, मतलब कि इट इज़ नोन एज बकमिस्टर फ्लोरीन। ये बकमिस्टर फ्लोरेंस में मतलब कहा गया है इसको। इन मेटल्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर क्लोजली पैक्ड जस्ट क्रिस्टल। मेटल्स में क्या होता है, जो लार्ज नंबर एटम में मेटल्स के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम, ये काफ़ी सारे एटम्स एक साथ मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल से कहे हम। दस एटम ऑफ मेटल form large aggregates and no discrete molecule exists in such case, therefore they do not have atomicity। इसी वजह से उनके पास एटोमिसिटी नहीं होती। चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या पढ़ा था अभी, हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इफ़ अ सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, अगर कोई भी सब्सटेंस एक से ज़्यादा मतलब एटम कंटेन करता है, इट इज़ कंपाउंड इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर बाय केमिकली बॉन्ड। यानी क्या होता है, जो कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल्स का और जो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होता है वो एक साथ बॉन्ड होता है केमिकली बॉन्ड के द्वारा। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी जो एटम होता है डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होता है आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, वो मतलब कि डेफिनेट प्रपोर्शन में पाया जाता है अपनी मास के अकॉर्डिंग, एकदम डेफिनेशन प्रपोर्शन में पाया जाता है। इन सिंपल कोवैलेंट कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड।
देखिए यहाँ पे 3.3 में कंपाउंड दिए गए, कंबाइनिंग एलिमेंट दिए गए, नेचर दिया, उनका रेशियो दिया गया है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है वो HCl है, इसके कंबाइनिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये किस किस से बनकर बना है, HCl हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बना है, और उसका नेचर कैसा है, डाई एटॉमिक, यानी जो दो एटम हो हम उसे डाई एटॉमिक कह सकते हैं, ट्राई एटॉमिक हम कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का केमिकली फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, कैसे होता है। केमिकल फॉर्मूला इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ एटम, यानी केमिकल फार्मूला हमारा एक ज़रिया है, मतलब कि इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोपोर्शन का, एटम का प्रोपोर्शन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड बाय यूजिंग सिंगल लाइन ऑफ एलिमेंट सिंबल्स एंड द नंबर्स, sometime of other symbols such as dashes, bracket and plus or minus signs or also dash. These are limited to single typography, line of symbols, subscript and superscript. For example, formula of water H2O, formula of ammonia NH3, formula of sulfuric acid H2SO4, formula of sugar C12H22O11। ये जो शुगर का हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारा C12 यानी कार्बन की 12, हाइड्रोजन के 22 और जीरो का यानी O का 11। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल द केमिकल फार्मूला इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हम इसी केस में इनको कहें जो केमिकल फार्मूला होता है हम उन्हीं को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। देखिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, यानी क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होती है। देखिए एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यानी जो एटम होता है हमारा एलिमेंट का काफ़ी छोटा पार्टिकल होता है, विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन एंड इट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, और जो कि मतलब हम उसको ज़्यादा फर्दर आगे नहीं तोड़ सकते, और वो क्या है कि मतलब एक जब बराबर रहेगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की बकाया एक बराबर रहती हैं। देखिए तो आगे हमारा क्या है, एटम नॉर्मली डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एटम्स होते हैं वो डू नॉट नॉर्मली क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हमारे जो एटम्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल इज द केमिकल कॉम्बिनेशन, और जो मॉलिक्यूल होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास, यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारा केमिकली कॉम्बिनेशन होता है बेटा, दो और दो से ज़्यादा एटम का जो हमारा केमिकली कॉम्बिनेशन होता है। अ मॉलिक्यूल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअली एटम, और जो मॉलिक्यूल होता है हमारा वो तोड़ा जा सकता है इंडिविजुअली एटम, यानी जब तक तोड़ा जाए जब तक हम उस मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और जो मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब बैलेंसी, अब चलिए हम पढ़ते हैं बैलेंसी होती क्या है बेटा। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी एटम जो होता है वो कंबाइन करता है, मतलब कंबाइन करता है फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। ऑन क्लोज एग्जामिनेशन इट इज़ डिस्कवर्ड दैट डिफरेंस एलिमेंट हैव डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये हमने ऑब्जर्व किया है कि डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट होते हैं तो उनकी अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कोई कम बाउंड कर पाता है तो कोई ज़्यादा बाउंड कर लेता है, कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग डिविजिबल है और डिपेंडेंट है। अब देखिए बैलेंसी हम किसको कहेंगे, चलिए अब मैं बैलेंसी की आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इज बैलेंसी, और बैलेंस यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही बेटा हम बैलेंसी कहते हैं, और हम उसे बैलेंस भी कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स और क्लोरीन एटम, और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट कंबाइन विद वन ऑफ द एटम। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम ले अमोनिया NH3, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, इसकी वैलेंसी क्या है, द वैलेंसी ऑफ NH3, यानी उसकी 3 वैलेंसी होती है। इन वाटर H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, उसकी वैलेंसी क्या है OH2, O पे क्या है 2, तो उसकी वैलेंसी 2। तो इसी तरीके से यानी कि जो मतलब कि जैसे C है और उसके आगे H4 है, तो जो C है ना C, तो इसके आगे का जो नंबर है उसके वर्ड पे जैसे H पे 4 है तो वो C का 4 होता है, समझ रहे हो ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें C के आगे O है तो O पे 2 है, तो लेकिन O का 2 नहीं है, वो C का 2 है, तो इसी के लिए C की 4 वैलेंसी होती है। Many element exhibit more than one valency. For example, phosphorus P exhibits a valency of 3 in PCl3, but exhibits a valency of 5 in PClF। अब देखिए हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास m, और सिंपली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस is the mass of one molecule of that substance relative to 1/12 mass of an atom carbon 12,
इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट, और इसको हम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, चलिए हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, molecular mass of compound is equal to the sum total of atomic mass of all the atom present in a common molecule of that compound। यानी जो हमारा molecular mass होता है कंपाउंड का, वो किसके इक्वली होता है? टोटल ऑफ एटॉमिक मास के इक्वली होता है। ऑल द एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जितने भी हमारे एटम्स होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल से प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑफ दैट कंपाउंड, यानी उसी कंपाउंड के में। Thus molecular mass is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atomic। यानी हमारा जो molecular mass होता है वो हमें किस तरीके से obtain होता है? एटॉमिक मास का एलिमेंट में नंबर्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेट करना, देन एडिंग देम टुगेदर, फिर उनको जोड़ना। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से हम मोलिकुलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिंपल प्रॉब्लम 3.3 गई है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ग्लूकोज C6H12O6। तो अभी हमने शुगर का तो फॉर्मूला देखा था C12H22O। तो देखिए हमारा जो ग्लूकोज का होता है उसमें भी CHO होता है, लेकिन इसके जो नीचे के नंबर्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, और जो हमारा मतलब कि जो शुगर का फॉर्मूला होता है वो C12H22 और O11 होता है। तो देखिए अब हमें सबसे पहले दिया गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 दिया गया है। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से कर देंगे, तो 2 × 1, एटॉमिक मास क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 16, और उसमें प्लस कर देंगे 1 × एटॉमिक मास ऑफ O, तो हमारा 18U आ जाएगा। तो इस, और देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम मास मॉलिक्यूलर मास देखें तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 2 × एटॉमिक मास ऑफ O। तो हम सल्फर का भी एटॉमिक मास मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कम कर देंगे मतलब कि एटॉमिक मास से, तो 1 × 32U हो जाता है और 2 × 16U हो जाता है। तो इसी को हम 64U हो जाएगा। तो जो U होता है हमारा वो एटॉमिक मास होता है हमारा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो देखिए 2 को मल्टीप्लाई हम H से करेंगे, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है, और हम सल्फर का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का। जो बेटा सल्फर का जो हमारा एटॉमिक मास होता है तो वो 32 होता है, तो अगर हम इनको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाइड करेंगे हमारे 92 आ जाएगा। इसी तरीके से सारी हमारी की जाती है। अब देखिए हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे पहुंच गए हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि मॉलिक्यूलर मास और सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर जो मास होता है अगर हम उसे ग्राम में एक्सप्रेस्ड कर दें तो हम उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। यही तो है, देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है H2O का वो 18 ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो CO2 का 44 ग्राम। देखिए अब आपको ये भी दिया गया है यहाँ पे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर जो मास होता है यानी वजन जो होता है इस कॉल्ड इट्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल। हम उसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस G डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस G। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सैम्पल प्रॉब्लम 3.4 दिया गया है। ग्लूकोज हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, द नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या C6H12O6, तो 6 का मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे और प्लस 12 का मल्टीप्लाई 1U से कर देंगे और 6 का मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे। तो 72U प्लस 12U प्लस 96U इज इक्वल टू 180U। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 क्या होगा? 6 एटम ऑफ C प्लस 12 एटम ऑफ H प्लस 6 एटम ऑफ O, तो ये हमारा 24 एटम हो जाएगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। यानी एटम और चाहे ग्रुप का एटम, देखिए सुनिए, या तो एटम हो या ग्रुप हो एटम का, अगर वो चार्ज कैरिंग कर रहे हैं हम उसी को आयंस कहते हैं। दोज आयंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायन। जो आयंस या आयंस तो मैंने आपको बता दी क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड आयन। और जो आयन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं वो कैटायन होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज करते हैं वो एनायन होते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें सोडियम Na होता है तो प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है।
Mg++ होता है, ये भी पॉजिटिव है, NH4 ये भी पॉजिटिव, ये सारे एग्जाम्पल थे। और अगर मतलब कि मतलब और जो नेगेटिव चार्ज करते हैं हम उनको एनायन कहते हैं, जैसे Cl माइनस होता है क्लोरीन आयन, ये माइनस में आ रहा है जिसका साइन, तो ये N नेगेटिव हो गया। अ कैटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, वही हमारी कैटायन फॉर्म होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे सोडियम एटम है Na, इसने -1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो दूसरा तो Na+ हो जाएगा, वो गेनर हो जाएगा, और एक लिए क्या हो गया, लूजर हो जाएगा, क्योंकि इसने -1 लूज कर दिया और उसने गेन किया। तो ये हमारा मतलब कि सोडियम एटम को मतलब कन्वर्ट होना Na+ में। और देखिए मैग्नीशियम, देखिए आप कि मैग्नीशियम एटम को क्या है, -2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, तो Mg++ हो गया, ये तो मतलब नेगेटिविटी हो गया, और Mg वो प्लसर हो गया क्योंकि उसने दिया है। On the other hand, an anion is formed by gaining electron by an atom। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हमारी क्या है आगे। देखिए अब जो हमारे पास है दूसरी हेडिंग, वो है हमारी मोल कंसेप्ट। अब हमारा ये बिल्कुल एकदम नया ही जो टॉपिक है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है? इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन एवरी डे लाइफ टू प्रोवाइड अ नेम फॉर अ क्वांटिटी ऑफ थिंग्स टेकन एज होल। यानी ये जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस है एवरी डे लाइफ में, हमारी लाइफ के डे बाय डे में हमारे कॉमन प्रैक्टिस होता है कि कोई नाम को प्रोवाइड करना क्वांटिटी ऑफ थिंग्स टेकन एज होल। Example, a dozen, a gross, etc. Each of these represent a specific number of items and is not dependent upon the commodity। कोई commodity पे depend नहीं करता। A dozen of orange, a dozen of orange, eggs और banana shall always represent 12 such item। यानी अगर हम डजन की बात करते हैं तो वो हमेशा 12 होता है। तो मोल कंसेप्ट हमारा यही कहता है, ये हमारे डे बाई डे यानी एवरी डे प्रैक्टिस होती है, हमारी लाइफ में कॉमन होता है। किसी भी क्वांटिटी को किसी भी नेम से हम मतलब आइडेंटिफाई करना, जैसे बनाना है हम उसको कहेंगे डजन, 1 डजन बनाना इज इक्वल्स टू 12 बनाना। एज वी नो द एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जैसा कि हम जानते हैं जो एटम और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हद से ज़्यादा छोटे होते हैं। देयरफॉर दे नंबर इन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी जो इनके नंबर होते हैं स्मॉल अमाउंट किसी भी सब्सटेंस में छोटे होते हैं, आर अमेजिंगली लार्ज, और वो लार्ज भी हैं। To handle such large number, a unit of similar magnitude is required। Mole or mole is such a unit in chemistry for counting entitles like atom, molecules, ions, electron। जो मोल होता है केमिस्ट्री में वो काउंटिंग एंटाइटल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेट्रा है। देखिए अब हम जो हमारी हेडिंग आती है, हमने मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया। अब जो हमारी हेडिंग है वो है डेफिनेशन ऑफ मोल। अब मोल की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए हम मोल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मोल एज पर डेफिनेशन एक्सेप्टेड इंटरनेशनली इज डिफाइंड एज, यानी जो हमारी जो अब मैं जो आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ जो मोल की, ये पूरी इंटरनेशनली ये जो डेफिनेशन है वो एक्सेप्टेड है, यानी IUPAC के अकॉर्डिंग भी एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली ही एक्सेप्टेड है ये जो डेफिनेशन। अ मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी जो मोल सब्सटेंस का जो मोल होता है वो अमाउंट सब्सटेंस के अमाउंट की वो होता है which contain the same number of entitles, atom, molecule, ions, electron और photons etc। जो सेम नंबर ऑफ एंटाइटल्स मतलब कंटेन करता है मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन और फोटोन। एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज फाउंड टू कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 कार्बन ऑफ 12। द नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ये जो हमारा जो अब देखिए, हाँ इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, हमारा इम्पोर्टेंट ये है, ये जो नंबर एवोगैड्रो, अगर आपसे 9th स्टैंडर्ड में काफ़ी पूछा जाता है व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the 20 power 3 जो पावर होती है वो एवोगैड्रो नंबर होता है। इन द होनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट अमेंडियो एवोगैड्रो, और ये किसके रिस्पेक्ट में और किसके होनर में रखा गया है ये जो नंबर है, वो साइंटिस्ट थे इटालियन के जिनका नाम था अमीडियो एवोगैड्रो। इट इज़ यूजली डिनोटेड एज Na, ये हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, Na से। दस 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23, यानी जो 1 मोल होता है उसका कलेक्शन क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 पार्टिकल्स। बी दे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन्स और एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकते हैं। द एंटायरिटी अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी स्पेसिफाई। फॉर एग्जाम्पल 1 mole of hydrogen atom is equals to 6.022 multiplied 10 to the power 23 atom of hydrogen।
यानी ये जो हमारे मोल्स के अकॉर्डिंग ये मतलब काफ़ी मोल होता है जो हमारा हाइड्रोजन और एटम्स की, मतलब जैसे 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका हम, जैसे हमें मालूम है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारा 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि उसने हाइड्रोजन की बात की गई है। एवोगैड्रो नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट, और जो हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है हम उसे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट a specific constant number of items and does not depend on the item। क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट करता है, और डज नॉट डिपेंड ऑन द आइटम, और ये आइटम पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो हमारी कुछ थी डेफिनेशन ऑफ मोल। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे मोल इन टर्म ऑफ मास। देखिए, अ वेरी कॉन्वीनियंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द मोल इज इन टर्म ऑफ मास, यानी जो कि भी कोई कॉन्वीनियंट वे होता है हमारा एक्सप्रेस करने का मोल का, वो होता है इन टर्म ऑफ मास। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी 1 मोल जो सब्सटेंस होता है उसकी क्या, वो क्या है, इज द क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, वो क्वांटिटी की सब्सटेंस होता है इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जो कि ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड किया जाता है। हियर द टर्म मोलिकुलर मास हैज़ अ जनरल मीनिंग, इफ द एंटाइटी इज एटम इट इज द एटॉमिक मास, if the entity is molecule it is the molecular mass and so on। for example, देखिए बच्चों, इसमें जो भी मतलब कि काफ़ी सारी जो हेडिंग्स और डेफिनेशन है, मतलब थोड़ा जो भी मैं ये जो एक्स्ट्रा लिख रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पिकअप करा रहा हूँ काफ़ी अच्छे से, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो मतलब यूजलेस है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंपॉर्टेंट लेकिन इतना नहीं है, वो मैं आपको इतना नहीं मतलब पढ़ा रहा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों उसे पढ़ाया जाए। देखिए अब हम पढ़ते हैं मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी मोलर मास ये होता है कि ग्राम्स में जो मास होता है वो ग्राम्स में होता है, 1 मोल के सब्सटेंस का 1 मोल, यही हमारा मोलर मास होता है। यूनिट ऑफ मोलर मास इज जी एम मोल -1, मोलर मास की यूनिट क्या होगी, जी मोल -1। मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन यू, और जो हमारा मोलर मास है वो न्यूमेरिकली क्या इक्वल होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के अकॉर्डिंग इक्वल होता है। एग्जांपल में देख लें, मोलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है 44 ग्राम मोल -1, और मोलर मास ऑफ NaCl यानी सोडियम क्या होता है, NaCl सोडियम यानी नमक हमारा होता है तो 58 ग्राम मोल -1। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी हमारे जो मोल्स होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस में, कितने मोल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें ये चीज़ पता करनी है कि कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सब्सटेंस में, तो हमारे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। यानी आपको वो दिया होगा कि सब्सटेंस का मास दिया होगा, या आपको जब भी आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया गया होगा तो आपको ना सब्सटेंस का मास दिया गया होगा ग्राम्स में, और उसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया होगा सब्सटेंस को, बस आपको डिवाइड करना है, आपको मालूम पड़ जाएगा मोलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और आयन मास एक्सेट्रा डिपेंड अपॉन द एंटाइटी अपॉन अंडर कंसिडरेशन, यानी एंटाइटी पर डिपेंड करता है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ सर्टेन मास ऑफ सब्सटेंस, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एज अबव, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। आपको अगर 1 मोल दिया गया हो तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि 6.022 × 10⁻23, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल एटम, यानी जो 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल एटम होता है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 1 मोल मॉलिक्यूल होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे, हमारी हेडिंग है नेक्स्ट, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, देखिए काफ़ी सारी इसमें हेडिंग है, लेकिन आपको हेडिंग नहीं लेना है, लेकिन आपको लर्न करना है काफ़ी अच्छे से। 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, यानी किसी भी गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल इज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27.3 केल्विन टेम्परेचर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर और 22,400 ml। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। हमारा मोलर वॉल्यूम सिंपल है, एक गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे 22.4 लीटर और 22,400 ml मिलीलीटर में कंटेन करे, उसी को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। दस मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस एज एच टी पी
temperature 23 Kelvin and 1 atmospheric pressure is 22.4 L मोल -1। तो ये तो हमारा मोलर वॉल्यूम। देखिए अब जो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी आती है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, यानी जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल नेम रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड का। इट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, ये हमारा वन मॉलिक्यूल सब्सटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ द सब्सटेंस, ये वन मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। इट गिव द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी हमारा ये नेम देता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का नेम देता है। इट गिव द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, ये क्या देता है, नंबर ऑफ एटम्स देता है, ईच एलिमेंट देता है, और जो कि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है सब्सटेंस में। इट रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, ये क्या डेफिनेट मास रिप्रेजेंट करता है और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस करता है ग्राम्स में। देखिए टेबल 3.6 में आप देख सकते हैं कॉमन नेम्स, केमिकल नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ सम कॉमन कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर कुछ कॉमन नेम दिए गए, केमिकल नेम दिए गए और उनके केमिकली फॉर्मूले हैं और कंपाउंड्स भी हैं। देखिए सबसे पहले हमारा कॉमन नेम क्या है, एल्कोहल ग्रेन। अब इसका हम केमिकली नेम अगर हम देखें तो उसका केमिकली नेम क्या होता है, एथेनॉल और इथाइल एल्कोहल। अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे केमिकली का तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप इसको देख सकते हैं बेकिंग सोडा, नहीं इस पर सबसे पहले आप देखिए एलम और पोटास एलम, यानी अब इसका केमिकली नेम क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम और सल्फेट डो डिके हाइड्रेट। इसका हम फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है। देखिए K2SO4.Al2SO4 ब्रैकेट 3.24H2O, और अगर देखिए अगर हमको और इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं KAlSO4 2.12H2O। अब देखिए बेकिंग सोडा, जिसका केमिकली फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 में आप देख सकते हो सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 से, CO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं वैसे, और हाइड्रोजन को H कहते हैं। तो आप सिंपली आप इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए ब्लू बिट्रोल को हम केमिकल नेम कॉपर 12 होता है और सल्फेट पेंटीहाइड्रेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। अब देखिए हमारा बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट Na2B4O7O मिल। अब देखिए लाइम, हम लाइम का फॉर्मूला भी देख सकते हैं, नीचे से जाइए थोड़ा नीचे, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड उसका केमिकली नेम होता है और CaO इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें से सबसे लास्ट में आइए वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला इसका केमिकली नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। अब विनेगर का देखो फॉर्मूला, वैसे केमिकली नेम होता है एसिटिक एसिड और डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा CH3COOH। देखिए स्लैग्ड लाइम यानी चूना, स्लैग्ड लाइम को उसका केमिकली नेम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सॉलिड होता है और इसका केमिकली फॉर्मूला होता है बेटा इसका होता है CaOH2। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ मैं, इस पर लाफिंग गैस जो होती है उसका केमिकल नेम क्या होता है डी नाइट्रोजन ऑक्साइड और उसका जो फॉर्मूला होता है N2O। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है हैवी वाटर यानी डी यूट्रियम ऑक्साइड, इसका केमिकली नेम होता है डी यूट्रियम ऑक्साइड इज अ केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर एंड विच इज फॉर्मूला इज D2O। तो ये जो केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूले, ये अब सभी आपको याद करने होंगे बेटा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं ये। देखिए इसमें अगर हम स्टार्टिंग से थोड़ा और देखिए तो कैलमाइन का जो केमिकल सारे जो है कॉमन नेम है ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट है एलिमेंट। देखिए अब इसमें हम एलिमेंट का कैलमाइन, जिसका केमिकली नेम है जिंक कार्बोनेट और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट। जिंक को हम Zn और CO3 को कार्बोनेट। और देखिए इसमें उसके बाद है कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला आप देखोगे तो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड को OH। देखिए एप्सम सॉल्ट क्या होता है, इसका केमिकली नेम क्या होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है MgSO4 और 7H2O।
तो ये इसका फॉर्मूला होता है केमिकली। और देखिए हमने लाइमस्टोन का केमिकली नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO3। अब देखिए सबसे पहले, अब इसका जो लास्ट है वो हमारा सिलिका। तो सिलिका का जो केमिकली नेम होता है वो होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड, नहीं सिलिकॉन ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा SiO2। अब देखिए हम पढ़ेंगे सेल एमोनियक। जो हमारा सेल एमोनियक होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका हमारा फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम फॉर्मूला कहेंगे NH4Cl। अब देखिए हम ग्रीन विट्रॉल। अब जो ग्रीन विट्रॉल है उसका केमिकली नेम होता है आयरन सेकेंड सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या होता है, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है बेटा Fe7O4.7H2। तो देखिए अभी हमारा जो पूरा जो चैप्टर